नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन अपने यूट्यूब चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी का कॉम्पिटिटिव सेशन लेकर के बच्चों आपके सामने आज मियासिस का यानी अर्धसूत्री विभाजन का तीसरा पार्ट आपके सामने। इस तीसरे पार्ट में अर्धसूत्री विभाजन की दो व्यवस्थाओं को हमने शामिल किया है और वो दो प्रमुख व्यवस्थाएं हैं एनाफेज और टीलोफेज। एनाफेज और टीलोफेज में क्या क्या व्यवस्था होती है ये तो आगे हम आपको बताएंगे ही। इसके पहले इसके पहले वाले वीडियो में जो प्रोफेज और मेटाफेज बताया है उसको एक बार देखिएगा जरूर, ताकि आपका कनेक्शन इस आज के अध्ययन से जुड़ सके। अर्धसूत्री विभाजन में ये जो दो व्यवस्थाएं होती हैं एनाफेज और टीलोफेज की, इसमें गुणसूत्र की संख्या, ध्यान से सुनना इस लाइन को, इसमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। यानी हैप्लॉइड संरचना वाला स्ट्रक्चर जो है एनाफेज और टीलोफेज के बाद तैयार हो जाएगा। आने वाली परीक्षाएं चाहे नीट की हो, पीएससी की हो, यूपीएससी की हो, एनएसटी की हो, इन सब में अर्धसूत्री विभाजन को लेकर के बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, पूछे जाते हैं। उन सवालों को रेखांकित करते हुए हम आज के सेशन को पूरा करेंगे। हमेशा की तरह दोनों माध्यमों में हमारा सेशन होगा, पीडीएफ हमारा दोनों माध्यमों में होगा। और आपकी जिम्मेदारी है, यदि आपको सेशन अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आप कुछ सुधार चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन का उपयोग करके हमें जरूर बताइए। तो चले सेशन की ओर। एनाफेज होती क्या है या एनाफेज की व्यवस्था में होता क्या है? मियोसिस की पहली व्यवस्था है, ध्यान करिए, मियोसिस फर्स्ट है। और यदि आप पहले वाला वीडियो अच्छी तरह से देख लिया है, समझ लिया है, तो हमने बताया था कि अर्धसूत्री विभाजन दो परिस्थितियों, दो अवस्थाओं से गुजरता है, जिन्हें क्रमशः अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम 5 व्यवस्थाओं में पूरा होता है, जिन्हें क्रमशः प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस की व्यवस्था होती है। इसी तरह से अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय भी 5 व्यवस्थाओं से गुजरता है, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और उसके बाद साइटोकाइनेसिस। वही एनाफेज फर्स्ट यानी मियोसिस की अवस्था को पढ़ते हुए फर्स्ट में एनाफेज फर्स्ट आई है, इसीलिए हमने लिखा है मियोसिस फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट। इसमें होता यह है कि द टू क्रोमोसोम्स ऑफ ईच बाइवैलेंट, हो सकता है ये आपके लिए नया शब्द हो, अभी हम समझा देंगे। पहले आप अंग्रेजी वाले जो बच्चे हमारे साथ लाइव हैं वो इसको पढ़ें कि द टू क्रोमोसोम्स ऑफ ईच बाइवैलेंट separate and move to the opposite end of cell. The sister chromatids are attached to each other. इसमें क्रोमोसोम के जो जुड़ी हुई संरचना होती है, क्रोमोसोम की जो जुड़ी हुई संरचना होती है, अब जुड़ी हुई संरचना को आप इस भाषा में समझिए कि ये क्रोमोसोम का चित्र पर आ जाइए। ये क्रोमोसोम ये दोनों जुड़ी हुई अवस्था में थे, ठीक। और जो ये नीले नीले अथवा लाल लाल थे, ये इस क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमैटिड कहलाते थे। तो इसके दो सिस्टर क्रोमैटिड और इसके दो सिस्टर क्रोमैटिड। हमने लिखा क्या? टू क्रोमोसोम ऑफ ईच बाइवैलेंट सेपरेट। जो दो
बाई का मतलब दो। जो दो गुणसूत्र एक साथ सधे हुए थे, जुड़े हुए थे, वो अलग होना शुरू हो जाते हैं। देख लीजिए, इस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो ये जोड़ा अलग होना शुरू हो गया। अब मूव टू द अपोजिट एंड ऑफ सेल, कोशिका के अलग अलग किनारों की ओर गतिशील हो जाते हैं। द सिस्टर क्रोमैटिड आर अटैच्ड टू ईच अदर। ये देखिए, ये सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे से जुड़े ही रहते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, याद कर लीजिए। सिस्टर क्रोमैटिड कौन होते हैं, ये समझ लीजिए। जो बिल्कुल संरचना में, आकार में, रूप में एक जैसे हों, जोड़े में हो तो एक दूसरे के सिस्टर क्रोमैटिड हुए। और यदि संरचना में एक जैसे नहीं होंगे, इसका रंग जो है अलग है, इसका रंग अलग है, अलग अलग रंगों से दिखाया है, तो ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड नहीं है, लेकिन एक दूसरे के सिस्टर क्रोमैटिड हैं। हम ये कह रहे हैं कि मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज फर्स्ट में जो जुड़ा है, जो बाइवेलेंट है, वो अलग अलग पोल की ओर गतिमान हो जाते हैं, लेकिन सिस्टर क्रोमैटिड आपस में जुड़े ही रहते हैं। इस बात को एक दूसरे चित्र के माध्यम से और समझाने की हमने कोशिश की। ये माइटोसिस है। माइटोसिस का मतलब सूत्री विभाजन, मियोसिस का मतलब अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में आप देखिए, ये सिस्टर क्रोमैटिड आपस में जुड़े हुए गतिमान है। समझ रहे हैं ना? हमें ये प्रूव करके, समझा करके, कमेंट सेक्शन का उपयोग करके बता जरूर दिया करिए। इसमें जोड़े में गतिमान है, यानी सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे से चिपके हुए आगे, यानी पोल की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि इसमें, इस माइटोसिस में सिस्टर क्रोमैटिड अलग अलग हो गए हैं और अलग अलग पोल की ओर जा रहे हैं। अब हमारे ख्याल से एनाफेज की ये अवस्था आपको समझ आ गई होगी और अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। इसकी हमने हिंदी लिखी कि प्रत्येक द्विसंयोजक, द्विसंयोजक का मतलब होता है जो आपस में जुड़े तो हैं, पर एक दूसरे से संरचना में अलग हैं, रंग में अलग हैं, स्ट्रक्चर में अलग हैं। वो दोनों गुणसूत्र के जोड़े अलग अलग पोल की ओर चले जाते हैं, विपरीत, लेकिन बहन क्रोमैटिड्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यही सवाल पीएनएसटी और नीट ने पूछा कि एनाफेज में, ये तो सारी चीजें वो बच्चे जानते थे कि गुणसूत्र के जो ग्रुप हैं, जो समूह हैं, वो अलग अलग पोल की ओर जाते हैं, लेकिन ये बात पढ़ना भूल गए कि जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, वो जब गतिमान होते हैं, ध्रुवों की ओर जाते हैं, तो सिस्टर क्रोमैटिड एक साथ जाते हैं, यानी जोड़े में जाते हैं, या अलग अलग हो जाते हैं। यही माइटोसिस और मियोसिस में अंतर है। इस बात को ध्यान में रखते हुए नीट और पीएनएसटी ने सवाल कर दिया। तो याद रखिएगा, माइटोसिस में यानी समसूत्री विभाजन में अलग अलग हो जाते हैं बहन क्रोमैटिड्स या सिस्टर क्रोमैटिड, अलग अलग पोल की ओर चले जाते हैं, लेकिन मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन में ये जोड़े में सिस्टर क्रोमैटिड अलग नहीं होते हैं, जोड़े में ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। ये था पहला डिस्कशन। अब एनाफेज के बाद अंतिम फेज आती है टीलोफेज, सॉरी, अंतिम से पहले आती है टीलोफेज। अब यहां पर भी आप समझ गए होंगे कि मियोसिस फर्स्ट की, टीलोफेज फर्स्ट। इसमें जो नाभिकीय झिल्ली होती है, आप प्रोफेज पढ़िएगा, मेटाफेज पढ़िएगा, वहां तक हमने नाभिकीय झिल्ली को गोल कर दिया था, टुकड़े टुकड़े में तोड़ दिया था। अब जब टीलोफेज की अवस्था में पहुंचे, तो जो नाभिकीय झिल्ली थी, पहले चित्र को देखिए, पहले नाभिकीय झिल्ली धीरे धीरे प्रकट होने लगती है। ये देखिए, जहां हम इसको ब्लू कर रहे हैं, वहां आप समझिएगा, ये नाभिकीय झिल्ली धीरे धीरे प्रकट होने लगती है और साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका के साइटोप्लाज्म के विभाजन की प्रक्रिया को अब होने वाली है, उसकी तैयारी करती है। दिस गिव्स राइज टू ए डायड ऑफ सेल, और यही कोशिका ऐसी प्रवस्था में पहुंच जाएगी कि उसके दो भाग बन जाएंगे, यानी दो कोशिकाओं का जन्म हो जाएगा।
अर्धसूत्री विभाजन पहला या टीलोफेज फर्स्ट में जो नाभिकीय झिल्ली है, यहां परमाणु झिल्ली का मतलब अंग्रेजी का हिंदी कन्वर्सन है, इसलिए गूगल ने ऐसा किया है। आप समझिएगा, नाभिकीय झिल्ली फिर से प्रकट होती है। इसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है और कोशिकाओं का एक समूह। देख लीजिए साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया कैसे हो रही है। इसका साइटोप्लाज्म जो होगा वो दो भागों में, काइनेसिस का मतलब होता है बट जाना, तो इसका साइटोप्लाज्म दो भागों में बंटने की तैयारी कर रहा है। ये देखिए, तो ऐसे तो वहां बंट नहीं जाएगा कि फीता लगा दोगे बंट जाएगा, ऐसा नहीं होता। वहां पर दीवार में एक दरार आती है, धीरे धीरे वो दरार अंदर की तरफ धपती चली जाएगी, आधा साइटोप्लाज्म ऊपर आधा साइटोप्लाज्म नीचे। अब आपको याद होगा कि अर्धसूत्री विभाजन के प्रथम चरण में पश्चिमी प्रवस्था साइटोकाइनेसिस की है। तो चलिए साइटोकाइनेसिस की उस प्रवस्था को आपको समझा दें। एट द एंड ऑफ टीलोफेज, एट द एंड ऑफ टीलोफेज ड्यूरिंग मियोसिस, सॉरी यहां पर मियोसिस करिएगा, अर्धसूत्री विभाजन ये गलत है। एट द एंड ऑफ टीलोफेज during mitosis we get a haploid set of chromosome with discrete homologous of homologous chromosome separated at each pole। अब देखिए सिस्टर क्रोमैटिड चले थे, जब टीलोफेज की अंतिम अवस्था हो जाती है तो जो यहां से सिस्टर क्रोमैटिड अलग अलग ध्रुवों की ओर गतिमान हुए थे, ये देखिए सिस्टर क्रोमैटिड, पहले तो सिस्टर क्रोमैटिड पर ये और ये पहले जोड़ा इधर गया, ये जोड़ा इधर चला आया, और इसके बाद ये सिस्टर क्रोमैटिड का एक टुकड़ा, दो हैं, एक टुकड़ा उस पोल पर एक टुकड़ा इस पोल पर, यानी सिस्टर क्रोमैटिड भी टीलोफेज की अंतिम अवस्था में अलग अलग हो जाते हैं। और जब सिस्टर क्रोमैटिड अलग अलग हो जाते हैं तो क्रोमोसोम की संख्या 2x की जगह x। आगे समझाते हैं, चिंता मत करिए। एट द एंड ऑफ टीलोफेज during meiosis we get a haploid set of chromosome with discrete homologous sister chromatid of homologous chromosome separated at each pole। अब ये चला तो गया, ऊपर पोल पर पहुंच गया, लेकिन जो सिस्टर क्रोमैटिड पहुंचा वो वहीं पर अलग हो गया। और जब ये अलग हो गया तो ये बताओ कि एक्स हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा, ये अन हो जाएगा कि नहीं। एक क्रोमोसोम की संरचना में, एक क्रोमैटिड की संरचना में आप उसको हैप्लॉइड बोलोगे कि नहीं। एट द एंड ऑफ टीलोफेज फर्स्ट ड्यूरिंग meiosis we get a haploid set of chromosome with complete homologous chromosome separated at ध्रुवों पर पहुंचे, ध्रुवों पर ये अलग हुए। अब चूंकि क्रोमोसोम का गुण ही होता है, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात, क्रोमोसोम का गुण होता है कि अपने जैसी संरचना का निर्माण करे, तो अपने जैसे संरचना को बनाएगा। लेकिन यहां पर जब आप ध्यान से देखोगे, ये दिख रहे जोड़े, लेकिन ये जोड़े में जब पोल पर पहुंचे तो ये जोड़े अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, यहां भी सेपरेट, यहां भी सेपरेट। लेकिन एक चित्र के माध्यम से आप देखोगे, माइक्रोस्कोप लगा करके देखोगे तो आपको दिखेंगे जोड़े भी, लेकिन होते ये सेपरेट। यहां ये चित्र पोल पर दिखाई रहा, ये तो बिल्कुल स्पष्ट दिख ही रहा है, ये सेपरेट हो गया, ये सेपरेट हो गया, ये सेपरेट हो गया, यहां भी देख लो एक सेपरेट हो गया, ये सेपरेट हो गया, ये सेपरेट हो गया, मतलब सिस्टर क्रोमैटिड अलग अलग हो गए। अब इसके बाद पहले सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं, कहां पर सेपरेट होते हैं, पोल पर सेपरेट होते हैं जो गए। फिर इसके बाद साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका जो है बीच में दबती है, क्योंकि अब साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया होगी आगे। मियोसिस में एक फेज जो एनाफेज है और टीलोफेज, इसकी पहले तुलना करते हैं, अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। एनाफेज की प्रवस्था में ये ऊपर गए, देख रहे हैं, और एनाफेज की अवस्था में जब ये ऊपर जाते हैं तो जाते दिखते ये सिस्टर क्रोमैटिड के साथ,
ये सिस्टर क्रोमैटिड साथ जा रहा, इधर भी सिस्टर क्रोमैटिड साथ जा रहा। इसके पहले आप याद करिए कि जब हम मेटाफेज की अवस्था में थे, तो दोनों क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर भी हुआ था। क्रॉसिंग ओवर में एक क्रोमोसोम का दूसरा टुकड़ा और दूसरे क्रोमोसोम का पहला टुकड़ा एक दूसरे के साथ जुड़ गए थे। देखिए जरा, इसमें नीला आ गया, इसमें पीला आ गया, तो क्रॉसिंग ओवर भी हो चुकी है। और एनाफेज में जब ये गतिमान हुए, तो जैसे ही ऊपर पहुंचे बच्चों, तो ये अलग हो, यहां पर ये पोल्स पर ये सब अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन यदि आप माइक्रोस्कोप में देखते हो तो आपको डबल दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर के एनाफेज का ये चित्र, लेकिन इसमें दिख डबल रहा है सिस्टर क्रोमैटिड सिंगल। यदि ऐसा चित्र दिखे और दो कोशिकाएं सेपरेट दिखें, तो आप बताना ये टीलोफेज फर्स्ट है। और यदि ऐसा दिख रहा है कि ध्रुवों की ओर गतिमान है, सिस्टर क्रोमैटिड ध्रुवों की ओर भाग रहा है, तो आप समझ लेना वो एनाफेज फर्स्ट है। हमने अंग्रेजी में लिखा ईच क्रोमोसोम सेपरेट फ्रॉम इट्स होमोलॉगस, दे मूव टू द अपोजिट पोल ऑफ द सेल, द न्यूक्लियस कंप्लीट द डिवीजन, द क्रोमोसोम आर स्टिल कंपोज्ड ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड, द साइटोप्लाज्म डिवाइड आफ्टर टीलोफेज। यहां हमने लिख दिया है इस बात को, द क्रोमोसोम आर स्टिल कंपोज्ड ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। यहां पर जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो चिपकी हुई अवस्था में दिखाई देंगे आपको, लेकिन होते नहीं है, वो अलग अलग सेपरेट। एक पन्ना ही सिर्फ मियोसिस के लिए बना है और बहुत स्पष्ट पन्ना है, इसको आप समझिएगा। एक अवस्था लिखी प्रोफेज, एक अवस्था लिखी मेटाफेज, एक प्रवस्था लिखी एनाफेज और एक लिखी टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस करती है। इसमें यदि कुल मिला करके आप देखोगे तो इंटरफेज की प्रवस्था आप जानते हो कि सब कुछ गचड़ पचड़ अवस्था में जाल के रूप में क्रोमोसोम रहते हैं। इसका डिस्कशन कई बार कोशिका विभाजन में हो चुका है। अब जब प्रोफेज फर्स्ट में आता है, तो ये जो जाल है वो सिस्टमेटिक होने लगता है, गुणसूत्र जो है सिस्टमेटिक होने लगते हैं। और जब यहां तक पहुंचता है मेटाफेज में, तो नाभिकीय झिल्ली गायब, नाभिकीय झिल्ली गायब हो गई, दोनों तरफ वो पोल बन गए और वो पोल तारक केंद्र कहलाए और तारक केंद्र से तारक रश्मियां बनी और तारक रश्मियों ने क्रोमोसोम के उन गुणसूत्रों को खींच करके सेंटर पर ला दिया। ये मेटाफेज फर्स्ट में आप जानते हो। एनाफेज में जब पहुंचते हैं, तो एनाफेज की अवस्था में ध्यान फिर से देना और उसका चित्र तुलना करना माइटोसिस वाला। एनाफेज में ये देखो, ये सिस्टर क्रोमैटिड साथ साथ जा रहे हैं, देख रहे हो, साथ साथ जा रहे हैं। लेकिन यदि यही माइटोसिस आप पढ़ते होते, तो ये सिंगल सिंगल गत करते। ये देखो, ये देख लो, एनाफेज ऑफ माइटोसिस देखो, इसमें एक एक गुणसूत्र गत कर रहा है, इसमें जोड़े। बहुत मेजर डिफरेंस है। इसी पर पीएससी ने एक बार नोट्स लिखवाया था, डिफरेंस बिटवीन एनाफेज ऑफ माइटोसिस एंड एनाफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट। अंतर समझ लीजिएगा। यदि ये चित्र आपके समझ में आ गया, तो आप जितने शब्दों में चाहो उतने शब्दों में बहुत बेहतरीन लिख सकते। फिर जब यहां पहुंचे इस चित्र में, तो देखिए ये गतिमान हो गए, अपने अपने साइड में चले गए। और जब ये साइड में चले जाते हैं, तो हमने आपसे वादा किया कि ये दोनों के दोनों ये अलग अलग धागे सिस्टर क्रोमैटिड अलग होंगे, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि ये आपस में सिस्टर क्रोमैटिड एक साथ ही। क्यों? क्योंकि रेप्लिकेट हो जाते हैं, जोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। तो रेप्लिकेशन टाइम ये दिखता है, बाहर से माइक्रोस्कोप लगाओगे तो ऐसा लगेगा इस जोड़े में दिख रहे, लेकिन ये होते सब अलग अलग होते हैं। और ये अलग अलग क्रोमोसोम, दो तरह के क्रोमोसोम हो जाएंगे, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, लाल अलग नीला अलग। और जरा यदि ये ध्यान से, और जैसे ये लाल अलग हुआ, तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाएगी? हैप्लॉइड, क्योंकि यहां तो डिप्लॉइड थी। और जैसे सिस्टर क्रोमैटिड अलग अलग हुए, तो उसकी जो कैलकुलेशन है वो पहले क्रोमोसोम या द्विगुणित क्रोमोसोम अगुणित क्रोमोसोम में बदल जाएगा। और अगुणित क्रोमोसोम
किसी का भी हो, चाहे लाल वाला हो चाहे नीला वाला हो, रहेगा एक ही। तभी इसको हैप्लॉइड बोलेंगे। यहां भी देख लो, ये लाल और दूसरे कलर का, ये भी। और जैसे ही हैप्लॉइड ये हो जाते हैं, वैसे साइटोकाइनेसिस हो जाती है, यानी एक कोशिका जिसके अंदर ये सारे विभाजन हो रहे थे, वो कोशिका दो भागों में बढ़ जाती, बन गई। साहब कितनी कोशिका बनी? दो। शर्त यह है कि मियोसिस फर्स्ट के फर्स्ट स्टेप में, यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस में गुणसूत्र की संख्या x होगी कि 2x होगी। अब यहां पर आप जवाब दोगे कि अब यहां पर संख्या x हो जाएगी, क्योंकि सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो सेपरेट, प्रत्येक सिस्टर क्रोमैटिड दो जोड़े में होता है, तभी उसकी संख्या 2x मानी जाती है। जब दोनों अलग अलग हो गए तो एक x हो गया, तो ये संरचना हैप्लॉइड। अब हैप्लॉइड के बाद जो कोशिकाएं बनी बच्चों, उनकी संख्या 2 है। लेकिन आप जानते हो कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जो प्रोडक्ट बनता है, उसमें कुल कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? बताओ जरा कमेंट सेक्शन में। कुल कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, यानी इंड प्रोडक्ट कितनी कोशिकाओं का बनता है? यदि सुन रहे हो तो लिखो जवाब, नहीं सुन रहे हो तो कई बार हमने बताया है कि जब माइटोसिस होती है, समसूत्री विभाजन होता है, तो उत्पाद के रूप में दो कोशिकाएं बनती है, और जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उत्पाद के रूप में चार कोशिकाएं बनती हैं। लेकिन अभी तो यहां तक दो ही कोशिकाएं बनी, किंतु जो दो कोशिकाएं बनी उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई, हैप्लॉइड हो गई। अब आप समझ लो कि जब मियोसिस फर्स्ट पूरी होती है तो वो गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, यानी हैप्लॉइड सेल बनती हैं, लेकिन उनका नंबर 2 रहता है। अब चूंकि इसका दूसरा स्टेप भी बाकी है, यानी मियोसिस 2 होना है, जब मियोसिस 2 हो जाए तो इसीलिए मियोसिस 2 को समसूत्री विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसी कोशिका मिली है हैप्लॉइड, ये अर्ध समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया में चली जाती है, तो ये वाली कोशिका दो कोशिका बना देगी, ये वाली कोशिका भी दो कोशिका बना देगी। इस तरह से प्रोडक्ट चार कोशिकाओं का बन जाएगा। तो ये वाला चित्र जितना ये है, यदि इतना चित्र आप याद रखोगे और हमारी बात को याद रखोगे, तो आपको मियोसिस फर्स्ट पढ़ने में कोई दिक्कत। आगे इसकी बात को समझाने के लिए हमने ये पन्ना भी लगाया। आपसे अक्सर पूछा जाता है कि अर्धसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है? आप जवाब देते हो कि साहब ये उन कोशिकाओं में होता है जिन कोशिकाओं में जनन की क्रिया होती है। इसका मतलब हमारा शरीर दो प्रकार की कोशिकाओं से बना है, एक दैहिक कोशिका है और दूसरी जनन कोशिका है। यानी एक सोमैटिक सेल है और दूसरी जनन कोशिका है। सोमैटिक सेल हमारे शरीर का निर्माण करती है और जनन कोशिका स्पर्म और ओवा का निर्माण करती है। तो यदि आपसे हम पूछे कि मियोसिस डिवीजन किस कोशिका में होगा, तो आप बताएंगे ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में होगा। मान लीजिए हम आपसे कहें आप गाड़ी चला रहे हो और उंगली का हिस्सा इतना कट गया, कुछ समय बाद ये उंगली का हिस्सा धीरे 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 करके ये वाला हिस्सा फिर से बन जाता है। अब जब ये बनता है तो निश्चित रूप से कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती होगी, कोशिकाओं का नंबर बढ़ता होगा। इसी बात को यदि हम सवाल के रूप में आपसे पूछें कि जब उंगली कटी थी तो कोशिकाएं समाप्त हो गई थी, जो नई कोशिका बनी उस नई कोशिका के निर्माण में कौन सा विभाजन हुआ, तब आपका जवाब, और आपको ऑप्शन दे, क्या समसूत्री विभाजन हुआ, क्या अर्धसूत्री विभाजन हुआ, क्या दोनों हुआ, हुआ कौन सा? तब आप कहोगे कि चूंकि ये दैहिक रीजन है इसलिए इसमें समसूत्री विभाजन हुआ, क्रोमोसोम की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब मान लो यहां क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन कर दिया जाए तो उंगली की जगह क्या बन जाएगा? और कुछ बन जाएगा। यहां क्रोमोसोम की संख्या में नहीं परिवर्तन करना है, उंगली वाली रचना के क्रोमोसोम की संख्या में कोई परिवर्तन, क्योंकि उंगली की जगह उंगली ही चाहिए। इसलिए जो बाकी कोशिकाएं हैं वो सोमैटिक डिवीजन करती हैं, सूत्री विभाजन करती हैं,
समसूत्री विभाजन करती हैं, लेकिन जनन कोशिका यानी रिप्रोडक्टिव सेल अर्धसूत्री विभाजन करती हैं, क्योंकि मैटिंग के समय मेल और फीमेल के बिना बिना मिले नए बच्चे का निर्माण नहीं हो सकता। तो आधा क्रोमोसोम मां से, आधा क्रोमोसोम पिता से आना है। इसीलिए ये हैप्लॉइड सेल आधा मां से आता है और आधा पिता से आता है, और फिर जब नई संतान बनती है तो वो डिप्लॉइड बनती है। इसी बात को लिखा, टू हैप्लॉइड सेल्स आर द एंड रिजल्ट ऑफ फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन। इस लाइन को पढ़े रहना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट और इस पर लिखा जा सकता है। ये पूरी प्रक्रिया समझाई जा सकती है कि दो अगुणित कोशिकाएं पहले अर्धसूत्री विभाजन का अंतिम परिणाम। नीट ने सवाल पूछा था कि क्या दो अगुणित कोशिकाएं पहले अर्धसूत्री विभाजन का अंतिम परिणाम है? यह कथन सही है, गलत? यदि आप होते वहां तो क्या लिखते? सही है कथन कि गलत? तब आप बताते यह कथन पूर्ण रूप से सही। ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि जब वो पूछता है तो उसी बच्चे से वो सवाल बनता है जो गहराई में जाकर के उसको पढ़ा। क्योंकि ये सारे ये टर्म जो है आपको लिखे हुए नहीं मिलेंगे कि आपके किताब पर लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि टू हैप्लॉइड सेल्स आर द एंड रिजल्ट ऑफ फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन। मान लीजिए कोई भी ह्यूमन की सेक्स सेल है, वो चाहे टेस्टिस हो सकती है, चाहे ओवरी हो सकती है, चाहे अंडा बनाने वाली कोशिका हो, चाहे स्पर्म बनाने वाली कोशिका हो, उसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? गुणसूत्र की संख्या हमेशा 2n होगी, यानी 46 होगी, 23 जोड़े में होगा। अब जब स्पर्म का निर्माण होगा, जब स्पर्म बनेगा जो फीमेल के वेजिना के थ्रू फैलोपियन ट्यूब में जाकर के फ्यूज होगा, उस समय उसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? क्योंकि अंडा मां से आ रहा है, अंडा फीमेल से आ रहा है। तो यदि इधर से 46 चला गया, उधर से भी 46 आ गया, तो फिर जायगोट की रचना क्या होगी? तब तो हाथी हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा, कुछ और हो सकता है, नई संरचना का निर्माण हो सकता है। इसलिए हमें 46 गुणसूत्र वाला ही मानव चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि सेक्स सेल में पहले से विभाजन हो, और ऐसा विभाजन हो कि क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाए, आधा मां से आए, आधा पिता से आए, तभी दोनों मिलकर के भविष्य में 46 यानी डिप्लॉइड यंग का निर्माण। तो आपको याद रखना है कि मियोसिस फर्स्ट में अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। दूसरा एक सवाल और बनता है कि जब हमने कहा कि अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस के दौरान जो बनने वाले अंतिम उत्पाद है उसमें कोशिकाओं की संख्या 4 होती है। अभी आपने इस चित्र में देखा कि अभी सिर्फ 2 कोशिकाएं ही बन रही। अब इन कोशिकाओं को 4 कोशिकाओं में कैसे परिवर्तित करें? अब तो आपके दिमाग में सरलता से आ गया होगा कि साहब कुछ नहीं करेंगे सर। सर क्या करेंगे? इन दोनों कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन कर देंगे। समसूत्री विभाजन यानी मियोसिस का पार्ट 2 कर देंगे, और पार्ट 2 करने के लिए वही प्रक्रिया करेंगे जो माइटोसिस में किया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस। है ना सरल? इस तरह से कर लोगे कि नहीं कर लोगे? ना कर पाओ तो बताना, और कर लेना तो बताना। वही प्रक्रिया करोगे, प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज और फिर साइटोकाइनेसिस। ये सारी प्रक्रिया करोगे तो जो ये वाली कोशिका है, ये वाली, ये कोशिका 2 भागों में बढ़ जाएगी। चित्र में हम इसको बना देते हैं आपको कैसे। ये कोशिका, 2 कोशिकाएं हमको मिल चुकी हैं, इसमें सारी ये प्रक्रिया कर दें, कर दिया। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज किया तो एक कोशिका ये बनी, एक कोशिका ये बनी। अब जरा आप ये बता दो कि इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? 2n होगी कि n होगी? बताओ। जब तक बोलोगे नहीं तो हम लिखेंगे नहीं। यहां भी ऐसे होगा, तो यहां भी एक कोशिका बन जाएगी, यहां भी एक कोशिका बन जाएगी। बच्चों चूंकि इसकी जो पेरेंट सेल है इसमें यक्स था या यन था, इधर भी यक्स था, तो ये
जब समसूत्री विभाजन होगा यानी क्रोमोसोम की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो यहां भी एक्स बन जाएगा, यहां भी एक्स बन जाएगा, यहां भी एक्स बन जाएगा और यहां भी एक्स बन जाएगा। तो टोटल कोशिकाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 1, 2, 3। इस तरह अर्धसूत्री विभाजन का अंतिम उत्पाद कितनी कोशिकाओं में? 4 कोशिकाओं में परिवर्तित। बच्चों, ये मियोसिस का ये पार्ट यहीं पर रोकेंगे। अब रह जाएगा मियोसिस सेकंड का, तो उसको अगले सेशन में फिर अभी आपको समझाएंगे ताकि यह याद हो जाए जो बैक वाला है कैसे आगे की प्रक्रिया होती है। एक सेशन और इस पर करके और फिर एमसीक्यू का सेशन। बच्चों, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल होती है फिर मुलाकात, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।